नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीछे चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 12 जुलाई 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो है ये। आज के वीडियो में क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं तो भारत सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण पिछले 4-5 वर्षों से बना के रखा हुआ जो लेबर कोड है, भारत सरकार उसको लागू करने जा रही है। उसके साथ में ये जो आपको दिख रहा है विजगिंजम जो पोर्ट है, इस पे पहली बार एक शिप का आगमन हुआ है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे कि ये शिप, ये पोर्ट क्या है, क्या इसकी खासियत है और क्यों ये बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में है। भारत सरकार और केरल सरकार जो है दोनों काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है इस चीज़ को लेकर, तो इसको भी हम लोग देखने वाले हैं। साथ में ब्रिक्स का बैठक जो है वो नई दिल्ली में संपन्न हो रहा है, तो ब्रिक्स का नहीं, बीमस्टेक का बैठक, तो उसको भी हम लोग देखेंगे क्या है वो बैठक, क्यों हुआ है और आगे की रणनीति क्या तय की जा रही। साथ में कावेरी विवाद भी चल रहा है चर्चा में, तो उसको भी हम लोग देखने वाले। कितने सारे टॉपिक हैं आज, वो देखते जाइए आप। ब्रिक्स पार्लियामेंट्री जो समिट होता है, फोरम, उसका भी बैठक हुआ है, ब्रिक्स का पार्लियामेंट्री फोरम का, तो वो टॉपिक भी अपने पास है आज, तो उसको भी हम लोग कवर करने वाले हैं। ओके, इतने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट ही होते हैं, है ना। उसके साथ में कई सारे बच्चे परेशान हैं और जेन्युइन है आप सभी की परेशानी कि भाई एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा है। मैं आपको जो सजेस्ट करूंगा वो ये है कि नोटिफिकेशन आने में देरी हो चुकी है, ऑलरेडी 1 महीने का देरी तो हो चुकी है। 15 जून को पिछली बार आया था, तब जाके 30 सितंबर को एग्ज़ाम संभव हो पाया था। एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छी खासी समय लगती है बोर्ड को, आयोग को आयोजित करने में, तो 15 जुलाई आने वाला है और अभी तक नोटिफिकेशन का कोई सुध नहीं है। उम्मीद की जा रही है, मुझे कंफर्म नहीं है कि अगस्त तक में नोटिफिकेशन आएगा, तो आपका जो एग्ज़ाम का डेट है वो आगे बढ़ सकती है। अक्टूबर के लास्ट में या नवंबर में एग्ज़ामिनेशन हो सकता है। अभी तक तो 30 सितंबर ही दिया हुआ है। एग्ज़ाम कैलेंडर या नोटिफिकेशन में से एक ज़रूर जारी कर देना चाहिए था आयोग को। मैं आपको क्या बोलूँगा, इस हिसाब से किस प्रकार से करें, तो जिनका आंसर राइटिंग वगैरह कमज़ोर हैं, तो बंधुओं आपके पास समय मिल रहा है, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक आप क्या कीजिए, तो आंसर राइटिंग कीजिए, उत्तर लेखन कीजिए, आप ये कर सकते हैं। जिनका भी कमज़ोर है, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तो आपके पास में एक्स्ट्रा समय है, आप कृपया करके उसको कंप्लीट कर लें। जिनका आंसर राइटिंग बहुत ही अच्छा है, उनका कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट कमज़ोर है, जैसे साइंस कमज़ोर रहता है, इकोनॉमिक्स रहता है, तो उसको कंप्लीट कर लें जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक। मैं बार बार शब्द यूज़ करूँ, नोटिफिकेशन जब तक नहीं आता है तब तक। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो फिर से आप केवल पीटी की तैयारी में लग जाना। अभी नोटिफिकेशन आने दीजिए, उसी का इंतज़ार मैं भी कर रहा हूँ। मुझे भी करंट के बहुत सारे एमसीक्यू करवाने हैं, तो उस हिसाब से प्लान करना पड़ता है कब से कब तक का एमसीक्यू करवाऊँ, कैसे करवाया जाए। नोटिफिकेशन आ ही नहीं रहा है, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप आंसर राइटिंग कीजिए और निबंध लेखन कीजिए, सीख लीजिए। अगर आप 20-25 दिन भी, मान लीजिए नोटिफिकेशन आने में अभी समय है, और आप उतने दिन भी आंसर राइटिंग कर लेते हैं तो भी आपका काफ़ी कुछ हिस्सा कंप्लीट हो जाएगा, सीख जाएंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। हेडलाइन तो यही सब था। आंसर राइटिंग करना हो तो ज्वाइन करने के लिए बता सकते हैं, मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको ऐड कर दूंगा। या यदि अगर आप खुद से करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं, कोई नेसेसरी नहीं होता है कि आप पैसे पे करके ही ज्वाइन करें। पैसे पे करते हैं तो इवेलुएट हो जाता है आपका। 70 बीपीएससी का टेस्ट सीरीज भी चल रहा है, तो उसके लिए भी आप ऐड हो सकते हैं। साथ में देखिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो नक्सलिज्म है वो शहरी एरिया में जो बढ़ता है विचारधारा से प्रभावित लोग, तो अगर आप किसी संगठन से नहीं भी जुड़े हुए हैं, बस उनके मददगार भी हैं किसी भी स्तर पर, तो भी आपको जेल हो सकता है। अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, बस केवल मददगार भी हैं, किसी भी स्तर पर मददगार हैं, तो आपको जेल हो सकता है। तो ये तो स्टेट का कानून है। उसके साथ साथ भारत सरकार का बजट आने वाला है। इस बजट में फोकस किया जाएगा जॉब क्रिएशन पर, रूरल इकोनॉमी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर पर, ग्रामीण एरिया में किस चीज़ को लेकर, तो रोज़गार को लेकर, और ग्रामीण जो इकोनॉमी होती है उस पर फोकस किया जाएगा। बजट के कारण से रोज़ ही ये चीज़ चर्चा में रहता है, रोज़ ही इस तरह के न्यूज़ आते हैं कि बजट में क्या क्या चीज़ें होंगी, तो इसका ध्यान में रखिएगा। शुरू करते हैं आज का अपना मुख्य न्यूज़ जो है, जिसके बारे में भारत सरकार बहुत ज़्यादा प्रयत्नशील है। पहले तो न्यूज़ देखिए, उसके पश्चात से लेबर कोड को मैं समझाऊंगा आपको। ओके, देखिए क्या है न्यूज़ कि सेंटर बिगिंस एफर्ट टू इम्प्लीमेंट लेबर कोड
लेबर कोड लिखा हुआ बंधुओं, आपको मैंने बताया था कोड का तात्पर्य क्या होता है। इसका मतलब होता है संहिता। संहिता का मतलब क्या होता है, एक से अधिक कानूनों लॉ का संग्रह होता है। एक से ज़्यादा लॉ कानून जब एक ही जगह पर इकट्ठा कर दिया जाता है तो उसको बोला जाता है कोड। जैसे IBC इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड, जैसे UCC है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो कोड का मतलब होता है काफ़ी सारे एक्ट को इकट्ठा कर देना। तो भारत सरकार ने 2019 ईस्वी में 2019-20 में मज़दूरों को लेकर लेबर कोड बनाया था। लेबर कोड बनाया था और उस कोड को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया आज तक लागू नहीं किया गया है। नई गवर्नमेंट बनने के पश्चात से सेंट्रल जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है कि इस कोड को लागू किया जाए। इस कोड में कई सारे कानूनों को मिक्स कर दिया गया था, इकट्ठा कर दिया गया था और उसको पूरे देश भर में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। भारत सरकार के मंत्रालय के अलग अलग जो सचिव हैं वो संबंधित जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, जैसे कि लेबर मजदूर संघ हो गया, जैसे RSS के एक विंग का नाम लिखा हुआ है कि भारतीय मजदूर संघ हो गया, जैसे कम्युनिस्ट का भी मजदूर संघ है, कांग्रेस का भी मजदूर संघ है, सभी का अपना अपना मजदूर संघ होता है। तो संबंधित मजदूर संघ से बातचीत भी चल रही है कि भाई क्या इसको लागू करना चाहिए, क्या इसमें कुछ कमियां आ रही हैं, तो वो भी आप हमें बताइए, अपने कंसर्न आप जाहिर कीजिए जिससे हम इसको सही तरीके से लागू कर सकें। तो आज हम लोग इस कोड को डिटेल में समझेंगे कि क्या है, क्या क्या कानून है। निश्चित तौर पर यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है अगर ये इम्प्लीमेंट किया जाता है तो। अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो गारंटेड मान के चलिए कि एक सवाल आपसे करंट अफेयर में शॉर्ट आंसर में, लॉन्ग में या PT में ज़रूर पूछा जाएगा। इसको ज़रा देखते हैं हम लोग कि क्या है ये, कब लाया गया था, क्या क्या प्रावधान है, किन किन एक्ट को इसमें समायोजित किया गया है, इन सभी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। ओके, 71 BPSC को लेकर हमारा आंसर राइटिंग चल रहा है, 70 BPSC को लेकर भी चल रहा है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं 70 BPSC ग्रुप में तो मुझे बताइएगा, मैं आपको ऐड कर दूंगा। और GS2 का भी चल रहा है और साथ में निबंध लेखन का काम होता है। अगर एग्ज़ाम देर होती है तो मैं कोई नया ग्रुप अगर लॉन्च करूंगा तो उसके बारे में भी बता दूंगा। 70 BPSC को लेकर कई सारे बच्चों का GS1 कंप्लीट नहीं हुआ है। 71 को लेकर भी आप ऐड हो सकते हैं। लिखिए, अभी से लिखिए, रोज़ लिखिए, बार बार लिखिए, लिख कर पढ़िए, जिससे आपके शार्पनेस आएगा, आपके लिखावट में, बोलने में, समझने में, हर चीज़ में। जो आप किसी चीज़ को लिखते हैं तो दरअसल में आप उसको पढ़ भी रहे होते हैं, लिख भी रहे होते हैं। ओके, चलिए देखते हैं, कोड संहिता को समझते हैं। इतना सा एडवर्टाइजमेंट जरूरी होता है। देखिए क्या है कोड। श्रम संहिता के लिए केंद्र सरकार प्रयत्न कर रही है कि भाई इसको लागू किया जाए। केंद्र सरकार वर्ष 2020 से प्रस्तुत किए गए 4 श्रम संहिता 2019 में वेतन अधिनियम को लागू करने पर जोर दे रही है, जो श्रम कानूनों के 29 सेट का स्थान लेगी। वर्तमान में देश में श्रम से जुड़े हुए 29 कानून कार्य कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने बोला कि इन सभी को एकीकृत करके संहिताबद्ध किया जाए और उन सभी को लागू किया जाए। तो उसी के स्थान पर 4 संहिताओं में 4 संस्करण शामिल हैं। श्रम संहिता में 4 संस्करण शामिल हैं, कृपया करके इन चारों को ध्यान में रखें। वेतन संहिता अधिनियम 2019, औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2020, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति संहिता विधेयक 2020। इन चारों को एक जगह इकट्ठा कर देंगे तो उसको क्या कहा जाएगा, श्रम संहिता विधेयक। श्रम संहिता जो भारत सरकार पारित कर चुकी है, लोकसभा, राज्यसभा सभी जगहों से पारित हो चुका है। अब इसको नोटिफाई करना है, केवल लागू करना है। अभी ये लागू नहीं हुआ है। अब इसको लागू करने के लिए कई सारे कंसर्न भी जाहिर किए जा रहे हैं, लेकिन कंसर्न से पहले ये तो समझें कि इसमें क्या क्या प्रावधान दिए हुए हैं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, वन लाइनर फैक्ट की जगह पर इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। परिचय क्या है इसका। विधेयक का उद्देश्य पुराने और अप्रचलित श्रम कानूनों को अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनाना तथा देश में न्यूनतम वेतन और श्रम सुधारों की शुरुआत का मार्ग प्रशस्त करना है। न्यूनतम वेतन का तात्पर्य कि भाई कम से कम कितना वेतन किसी भी श्रमिक को, मजदूर को मिलना चाहिए। ये हो गया आपका वेतन संहिता में। वेतन की बात वेतन संहिता में करेंगे। यह उन सभी रोजगार क्षेत्रों में वेतन बोनस भुगतान को नियंत्रित करता है जहां कोई उद्योग, व्यापार, व्यवसाय या विनिर्माण किया जा रहा है। जहां पर भी कोई भी उद्योग है, जहां पर उद्योग रजिस्टर्ड है, अब यहीं पर इसका क्रिटिसिज्म भी आ जाता है कि ये औपचारिक क्षेत्र को, फॉर्मल सेक्टर को केवल और केवल ध्यान देता है। इनफॉर्मल सेक्टर जिसमें सबसे ज़्यादा मजदूर काम करते हैं, उनके लिए कोई प्रावधान इसमें है ही नहीं। विधेयक निम्नलिखित 4 श्रम कानूनों को समाहित करता है।
न्यूनतम मजदूरी कानून 1948, मजदूरी भुगतान कानून 36, बोनस भुगतान 65 और समान पारितोषिक कानून 1976। ये सभी वो कानून हैं जिनके द्वारा मजदूरों के, श्रमिकों के वेतन को रेगुलेट किया जाता है भारत में। उन सभी को इसमें समाहित कर दिया गया है वेतन संहिता 2019 में। वेतन संहिता सभी कर्मचारी के लिए न्यूनतम वेतन, वेतन के समय भुगतान के प्रावधान को सार्वभौमिक बनाती, यूनिवर्सल बनाती है। निर्वाह का अधिकार, यानी कि किसी से बेगारी नहीं करवा सकते हैं आप। बेगारी का तात्पर्य कि आपने बिना पैसे दिए किसी से काम नहीं करवा सकते हैं आप, ये बेगारी होती है। कल ही एक डेटा आया है कि भारत के मैक्सिमम मोर देन 70% पॉपुलेशन जो है वो 5,000 महीना से कम का इनकम करती है। कल ही परसों का डेटा है, 2 दिन से शोर मचा हुआ है उसको लेकर, उसको देखेंगे किसी दिन। इसीलिए इस तरह के एक्ट को लागू करना चाहिए। विधेयक में सुनिश्चित किया गया कि मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारी को हर महीने 7 तारीख तक वेतन मिलेगा। साप्ताहिक आधार पर काम करने वाले को सप्ताह के आखिरी दिन वेतन मिलेगा और दैनिक वेतन भोगी को उसी दिन वेतन मिल जाएगा। अगर मासिक आधार पर कर रहे हैं तो 7 तारीख को वेतन मिलना तय माना जाना चाहिए। अगर साप्ताहिक आधार पर कर रहे हैं तो सप्ताह का एंड जिस दिन होगा उस दिन आपको वेतन मिलना ही मिलना चाहिए। अगर दिन दिहाड़ी मजदूरी में कर रहे हैं, प्रत्येक दिन के अवसर पर काम करें, तो शाम में आपको काम के पश्चात उसी दिन वेतन मिलना चाहिए। केंद्र सरकार को श्रमिकों के जीवन स्तर को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम मजदूरी दर तय करने का अधिकार है, या विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र के अलग अलग न्यूनतम मजदूरी दर निर्धारित कर सकती है। कौन कर सकती है? तो केंद्र सरकार। केंद्र या राज्य सरकार द्वारा तय की गई न्यूनतम मजदूरी फ्लोर वेज से अधिक होनी चाहिए। ओके। औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक 2020। अब अगला था इसमें औद्योगिक संबंध संहिता। औद्योगिक रोजगार अधिनियम 1946 ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठान के नियोक्ताओं के लिए अनिवार्य है जहां 100 या अधिक श्रमिक हैं। मान लीजिए कोई एक इकाई है, कोई एक काम करता है, जैसे जूता बनाती है ये, है ना, तो यहाँ पर 100 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, तो ये इनके लिए अनिवार्य होगा कि आप इस नियम कानून का पालन करेंगे। ओके। तो देखिए इसमें क्या बोला गया है, नियमों के माध्यम से स्पष्ट रूप से परिभाषित करने, काम करने वाले कर्मचारियों को उनसे अवगत कराना अनिवार्य है। रोजगार का शर्त, कामगार के लिए आचरण के नियम होता है सभी जगहों पर, जो रजिस्टर्ड फैक्ट्रियां होती हैं छोटी छोटी, और वहां पर आपको सभी कर्मचारी को ये बताना पड़ेगा कि नियम कानून क्या है यहाँ पर, और रिलेशन क्या है आपका इस उद्योग से और आपका इस इकाई से। अस्थायी आदेश का नया प्रावधान हर उस औद्योगिक प्रतिष्ठान पर लागू होगा जिसने पिछली 12 महीनों के किसी भी दिन 300 या अधिक कर्मचारी कार्यरत रहे हैं। यह पहली श्रम संबंधी अस्थायी समिति द्वारा सुझाया गया था, जिससे यह भी सुझाव दिया था कि सीमा को संहिता के अनुसार बढ़ाया जाए। उपयुक्त सरकार द्वारा अधिसूचित शब्दों को हटा दिया जाए, क्योंकि कार्यकारी मार्ग के माध्यम से श्रम कानून में सुधार अवांछनीय है। जहाँ तक संभव हो इससे बचना चाहिए, ऐसा भी कहा गया था। कानून बनाने के बाद आदेश राज्य सरकारों के अधिकारियों की मर्जी और पसंद पर निर्भर नहीं होंगे। ओके। यह वैध हड़ताल करने के लिए नई शर्तें भी पेश करता है। वैध हड़ताल पर जाने से पहले श्रमिकों के लिए शर्तों मध्यस्थता की कार्रवाई अवधि को शामिल किया गया है कि अगर श्रमिक अपने किसी मांग को लेकर वैध हड़ताल करते हैं तो उनके लिए कुछ नियम कानून बनाए गए कि आप किस प्रकार से हड़ताल कर सकते हैं। जबकि वर्तमान में केवल समझौता का समय शामिल है। किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत कोई भी व्यक्ति बिना 60 दिन के नोटिस न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण समक्ष लंबित कार्रवाई के दौरान ऐसी कार्रवाई के समापन के 60 दिन बाद हड़ताल पर नहीं जाएगा। मजदूर संघ इसी को लेकर चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि जो हमारा विरोध का अधिकार था कि अपने अन्याय के खिलाफ या किसी भी अपने मांग के प्रदर्शन के लिए, मांग के समर्थन के लिए, तो आप तो हमसे हड़ताल का अधिकार भी छीन रहे हैं, है ना। एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ। जापान देश है, वहाँ पर जब हड़ताल वगैरह होता है ना, तो मज़दूर संपूर्ण रूप से काम बंद नहीं करते हैं। क्या करते हैं? वो काम अधूरा करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई शू फैक्ट्री है, तो वहाँ पर एक ही पैर का जूता बनाएंगे, दूसरे पैर का बनाएंगे ही नहीं। साइलेंटली काम करते रहते हैं, अपने बाँह पर काली पट्टी बांध लेते हैं और एक ही पैर का जूता बनाते हैं, जिससे एक भी जूता बाहर जा ही नहीं सकता, क्योंकि एक पैर का जूता थोड़ी नहीं बेचेगी कंपनी। तो फिर कंपनी उनकी बातें सुनती है और उनके जो मांगे होती उसको पूरी करती, तो फिर वो दूसरे पैर का जूता बना देते हैं, जिससे क्या होता है जल्दी से दूसरे पैर का जूता बन जाएगा, क्योंकि एक तो ऑलरेडी बना हुआ है। तो काम नहीं रुकता है और हड़ताल भी हो जाता है ना, कंपनी को कोई खास नुकसान भी नहीं पहुँचता है। तो लेकिन भारत में संपूर्ण रूप से बंद हो जाता है। कई बार आपने सुना होगा मज़दूरों का हड़ताल, है ना। अब तो लाइमलाइट में नहीं आता, लेकिन 2014 से पहले आपको काफ़ी सुनने को मिलता था मज़दूरों का हड़ताल है देश में,
है ना, उस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ पर बोला गया कि 3.5 बाद हड़ताल पर नहीं जाएगा। वर्तमान में जनोपयोगी सेवा में कार्यरत कोई व्यक्ति तब तक हड़ताल पर नहीं जा सकता जब तक कि वो हड़ताल पर जाने से पहले 6 सप्ताह के भीतर ऐसा नोटिस देने के 14 दिनों के भीतर हड़ताल का नोटिस नहीं देता है। यह IR कोड अब सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर लागू करने का प्रस्ताव करता है। इसमें 60 दिन कर दिया गया है। पहले यह 14 दिन का नोटिस पीरियड था, अब 60 दिन कर दिया गया है। 2 महीने में तो मामला सुलटा लिया जाएगा, वो क्या बेचारे हड़ताल पर जाएंगे। इसलिए आलोचनात्मक अगर आपको करना हो तो यहाँ पर आप आलोचनात्मक पॉइंट जो है वो देख सकते हैं। इससे छटनी किए गए कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए नियोक्ताओं के योगदान के साथ पुनः कौशल निधि स्थापित करने का भी प्रस्ताव किया गया है, जो श्रमिक द्वारा प्रति अंतिम वेतन के 15 दिनों की राशि के बराबर होती है। अगला जो इसमें संहिता है वो सामाजिक सुरक्षा संहिता। सामाजिक सुरक्षा का मतलब होता है सोशल सिक्योरिटी, जिसमें वेतन, पेंशन वगैरह की बातचीत की जाती है, बीमा वगैरह की बातचीत की जाती है। संहिता असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, निश्चित अवधि के कर्मचारियों और गिग वर्कर्स, असंगठित भी यहाँ पर आ गए। प्लेटफॉर्म वर्कर्स, गिग वर्कर्स तो पता होगा, जैसे स्विगी जोमेटो के जो आपके यहाँ पर डिलीवरी करने आते हैं वो गिग वर्कर में आएंगे, ठेका पर काम करते हैं या कमीशन पर काम करते हैं। अंतर्राज्य प्रवासी श्रमिकों आदि को शामिल करके कवरेज क्षेत्र को व्यापक बना दिया गया है सामाजिक सुरक्षा संहिता में, कि आप इन सबको भी सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत लाएंगे। बीमा, स्वास्थ्य बीमा, पेंशन, इनकी व्यवस्था की जानी चाहिए। गिग वर्कर्स को नियोजित करने वाले एग्रीगेटर्स को, इकाई को सामाजिक सुरक्षा के लिए अपने वार्षिक टर्नओवर का 1 से 2% योगदान करना होगा। सामाजिक सुरक्षा के लिए गिग वर्कर्स को अगर आप हायर कर रहे हैं, उनके सोशल सिक्योरिटी को आपके अपने वार्षिक टर्नओवर का, अगर आपका वार्षिक टर्नओवर 100 रुपया है तो उसका 1 से 2 रुपया आपको सामाजिक सुरक्षा पर खर्च करना पड़ेगा। अगला है कुल योगदान एग्रीगेटर द्वारा गिग व प्लेटफॉर्म वर्कर्स को देय राशि 5% से अधिक नहीं होनी चाहिए। व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता विधेयक 2020। अब अगला संहिता ये है, इसमें अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगारों को ऐसे श्रमिकों के रूप में परिभाषित किया गया है जो एक राज्य से जाकर दूसरे राज्य में रोजगार प्राप्त करते हैं, प्रतिमाह 18 रुपये तक की आय को अर्जित करते हैं, उनको इसमें परिभाषित किया गया है। प्रस्तावित परिभाषा संविदात्मक रोजगार की वर्तमान परिभाषा से अलग है। इससे कार्यस्थल के पास श्रमिकों के लिए अस्थायी आवास हेतु पहले के प्रावधान को हटा दिया गया है। यात्रा भत्ता का प्रस्ताव दिया है, जो कर्मचारी के रोजगार स्थान से उनके मूल स्थान तक यात्रा के लिए नियोक्ता के द्वारा भुगतान की जाने वाली एक मुक्त भुगतान की राशि की जाएगी। तो पहले जो आवास का प्रावधान था, नज़दीक में आवास वगैरह होना चाहिए, उसको हटा दिया गया है। तो ये 4 ऐसे संहिता हैं जिनको जोड़कर लेबर संहिता तैयार किया जा रहा है। लेबर संहिता तैयार कर लिया गया है लेकिन उनको लागू नहीं किया गया। आपको लगता है कि मैं इतने बड़े बड़े टॉपिक पढ़ाने का रिस्क क्यों लेता हूँ? आप ही के लिए लेता हूँ। मैं भी वन लाइनर पढ़ाकर, लाइमलाइट लेकर थोड़े से वीडियो के व्यूज़ भी बढ़ जाते हैं। वन लाइनर पढ़ाओ तो इंटरटेनिंग वाले, लेकिन यहाँ से सवाल बनते हैं आपके, लॉन्ग फॉर्मेट में पूछे जाते हैं। आपसे पूछ लेगा कि ये बताइए कि मजदूर संहिता जो लागू किया जा रहा है, लेबर संहिता क्या है वो, उसकी आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए लॉन्ग फॉर्मेट में। तो आप मुंह देखते रह जाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता नहीं होगा। इसलिए ध्यानपूर्वक इसको कवर कीजिएगा, सीरियसली लीजिएगा इस टॉपिक को। एक बार और देखेंगे इस टॉपिक को तो समझ में आ जाएगा। ओके, श्रम संहिता का लाभ क्या है? वेतन अधिनियम की संहिता 2019। इससे क्या होगा भाई? तो वेतन उनको सही से मिल पाएगा। न्यूनतम मजदूरी की मौजूदा 2000 से अधिक दरों से देश में न्यूनतम मजदूरी की संख्या काफ़ी हद तक कम कर देगा। इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि हर कामगार को न्यूनतम वेतन मिले, और न्यूनतम वेतन मिलना ही चाहिए। एक बहुत बड़े कम्युनिस्ट नेता का था, पता नहीं किसका था, मैं भूल गया, कि मज़दूर का पसीना सूखने से पहले उसके हाथ में उसका दिहाड़ी आ जाना चाहिए। तो वेतन अगर मजदूरी का न्यूनतम भी नहीं दे पाएंगे तो फिर क्या लाभ 5वीं बड़ी इकॉनमी का? आप ही मुझे बताइए, है ना। इकॉनमी का अल्टीमेट एम होता है लोगों के लाइफ स्तर को, जीवन स्तर को ऊपर उठाना। अगर वही नहीं उठ पा रहा है तो इकॉनमी ऊपर उठा के क्या फ़ायदा? जटिल कानूनों का समेकन और सरलीकरण, बहुत सारे सोचा ने, आपको मैंने पहले बताया ना, 29 प्रकार के अलग अलग कानून थे, 26 या 29 प्रकार के, इन सबको एक कर दिया गया। देखिए सबसे ऊपर वही तो टॉपिक था। यहीं पर सबसे पहला लाइन है जो हमने पढ़ा है वो क्या है कि देश में मौजूद 29 जो अलग अलग कानून था उन सभी को एकीकृत कर दिया गया है इसमें। इससे क्या होगा? इतने सारे श्रम कानून, इन सबको कम करने में मदद मिलेगा और एक संहिताबद्ध हो जाएगा।
एकल लाइसेंसिंग तंत्र इससे स्थापित होगा। यह लाइसेंसिंग तंत्र व्यापक सुधार लाकर उद्योगों को प्रोत्साहित करेगा। वर्तमान उद्योग को विभिन्न कानूनों के तहत अपने लाइसेंस के लिए आवेदन करना होता है और उन सभी का एकीकरण हो जाएगा, जिससे क्या होगा, सिंगल विंडो सिस्टम तरीके का हम बना सकते हैं। आसान विवाद समाधान तंत्र भी इसके तहत बनाया गया है। व्यापार करने में भी आसानी होगी। श्रमिकों हेतु अन्य लाभ। 3 संहिता निश्चित अवधि के रोजगार को बढ़ावा देंगी, मजदूर संघ के प्रभाव को कम और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा जाल का विस्तार करेंगी। जो असंगठित क्षेत्र है, इनफॉर्मल सेक्टर है, जो मैंने आपको पढ़ाया था, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। भूल गए होंगे आप लोग, कौन कौन से राज्य थे टॉप पर, याद कीजिएगा, देखिएगा पिछले वाला वीडियो जाकर या PDF। असंगठित जो मजदूर हैं उनके लिए सामाजिक सुरक्षा कोई एलियन वस्तु नहीं है। इसका मतलब होता है वेतन, पेंशन, ये सब चीज़ें, बीमा, ये सब चीज़ें किसी को मिलनी चाहिए, जो बहुत ज़रूरी होती है। ये लैंगिक समानता, महिलाओं को हर स्तर पर हर क्षेत्र में रात में काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए, लेकिन यह सुनिश्चित किया जाए कि उनकी सुरक्षा का प्रावधान नियोक्ता द्वारा किया जाए। रात में काम करने से पहले महिलाओं की सहमति ली जाए। मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया है। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत महिलाओं को खाद्यान्नों में काम करने की अनुमति भी दी गई है। महिला श्रमिकों को उनके पुरुष समकक्षों के समान भुगतान करना होगा, यानी कि महिला और पुरुष के भुगतान में आप अंतर नहीं कर सकते, जो हर जगह अंतर होता है। श्रम संहिता के समक्ष चुनौती क्या है? संवैधानिक चुनौती है। पहला, समवर्ती सूची का विषय है श्रम। यही सबसे बेसिक सवाल इस टॉपिक से कि श्रम जो है ये किस सूची का विषय है? राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची। इसके होने के कारण केंद्र और राज्य दोनों की इस पर कानून नियम बनाने का अधिकार है। केंद्र सरकार ने बनाया है, वहीं सभी राज्यों को भी बोला है कि अपने अपने स्तर पर आप कानून का निर्माण कीजिए। और जो राज्य कानून का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि आप आइए हमारे पास, हम आपकी मदद भी करेंगे। औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक, यह 300 से कम श्रमिकों वाले छोटी कंपनियों में श्रमिकों के श्रम अधिकारों की कमी करेगा। कंपनियों को श्रमिकों के लिए मनमानी सेवा शर्तें करने में सक्षम बनाएगा। जहां पर 300 से कम कामगार काम करते हैं, जो छोटी छोटी फैक्ट्रियां होती हैं जहां पर 30, 50, 100 लोग काम करते हैं, उसको तो आपने दायरे में नहीं लाया है ना, तो ये आपका आलोचना हो गया। मजदूरी संहिता अधिनियम, यह आरोप लगाया गया कि नया वेतन कोड संगठित श्रमिकों की आय, क्षमता और क्रय शक्ति को बढ़ाएगा, जबकि असंगठित श्रमिकों में भुखमरी को और भी आगे बढ़ाएगा। बहिष्करण की चुनौती, मसौदा नियम और श्रम सुविधा पोर्टल पर सभी श्रमिक आधार कार्ड के साथ पंजीकरण को किसी प्रकार के सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त करने के सक्षम होने के लिए अनिवार्य करते हैं, आधार को अनिवार्य करते हैं। इससे श्रमिकों का आधार संचालित बहिष्करण हो सकता है और जानकारी की कमी के कारण श्रमिक स्वयं पंजीकरण करने में असमर्थ होंगे। शहरी केंद्रित है ये, ग्रामीण एरिया को नहीं देखा गया इसमें। अधिकार विहीन आधारित ढांचा इसमें रखा गया है, ऐसा भी इस पर आरोप लगाया गया है। आपको चुनौती बताया, संहिता क्या है ये बताया, क्या कानून है, क्यों ये चर्चा में है, सब कुछ बता दिया। 22 मिनट एक बहुत बड़े न्यूज़ पर हमने गंवाया है, तो गंवाया नहीं है, वो कमाया है। ये पूछा जाएगा आपसे एग्ज़ाम में, जिस दिन पूछा जाएगा उस दिन मुझे थैंक यू बोल लेना। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं हम लोग। अगला टॉपिक देखिए क्या है कि इंश्योर फ्लो ऑफ वाटर फॉर तमिलनाडु, कावेरी पैनल टेल्स कर्नाटक गवर्नमेंट। कर्नाटक गवर्नमेंट को कावेरी के पैनल ने बोला है कि तमिलनाडु के लिए अपने हिस्से का, उसके हिस्से का, तमिलनाडु के हिस्से का पानी तमिलनाडु के लिए छोड़ दीजिए। ये चीज़ बोला है किसने? तो कावेरी पैनल ने। अब कावेरी पैनल का डिसीजन हर साल ही आता है, जल को लेकर विवाद होता ही रहता है इनमें। हम कावेरी नदी के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे, उसके पश्चात आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद अगला न्यूज़ कौन सा है देखिए। अगला न्यूज़ है आपका कि इंडिया होस्ट बिम्स्टेक फॉरेन मिनिस्टर एंड देखिए इसमें ये बोला गया कि म्यांमार को क्राइसिस को देखते हुए और उसके तत्वाधान में भारत में बिम्स्टेक के फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक हुई है। इसको ज़रा हम लोग कवर करेंगे। बिम्स्टेक के फॉरेन मिनिस्टर की बैठक कहाँ पर हुई है? तो नई दिल्ली में हुई है। उसके अलावा सैन फर्नांडो बिकम द फर्स्ट मदरशिप टू डॉक एट विंझिंगम सी पोर्ट। अब इसके बारे में भी हम लोग ज़रा देखेंगे। तो ये 3-4 न्यूज़ हैं जिसको कवर करते हैं हम लोग एक एक करके। देखिए पहले तो ये जो बैठक हुआ है बिम्स्टेक का कहाँ पर हुआ है, सबसे पहले यही पूछा जाएगा आपसे। तो ये हुआ है आपका नई दिल्ली में। ओके, फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक थी, विदेश मंत्रियों की बैठक थी। बैठक में म्यांमार में जो क्राइसिस है, म्यांमार में आपको पता होगा कि लोकतांत्रिक सरकार को उखाड़कर जुंटा वहाँ के भी सेनाध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने अंतर में म्यांमार के शासन प्रशासन को ले लिया है। उसके पश्चात से म्यांमार में एक तरह का सिविल और मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है,
जिसका कल भी मैंने आपको बताया था कि कई सारे रिवेलियन ग्रुप वहाँ पर खड़े हो गए हैं और म्यांमार गवर्नमेंट के साथ में उनका फाइट चल रहा है, आर्मी के साथ में, और कई सारे इलाकों पर उन्होंने कब्जा भी करा लिया है। अराकान आर्मी के बारे में मैंने बताया था, और भी कई सारे डेमोक्रेटिक आर्मी, लिबरेशन आर्मी करके भी बताया मैंने आपको। ये सब अलग अलग ग्रुप बन रहे हैं। इसके चिंता को देखते हुए बिम्स्टेक के देशों ने इस पर चर्चा की है कि भाई हमें किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में। 7 मेंबर ऑफ बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन बिम्स्टेक शुड फाइंड, उनको ढूंढना चाहिए सॉल्यूशन टू द रीजनल चैलेंजेस विद इन इटसेल्फ। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो एस जयशंकर जी हैं, उन्होंने बोला कि हम जो 7 सदस्य हैं बिम्स्टेक के, हमें अपने क्षेत्रीय मुद्दों का समाधान ढूंढना चाहिए, आपस में ही मिलकर, कोई बाहरी ना आकर ढूंढे। यहाँ पर विदेश मंत्रियों की बैठक थी, नई दिल्ली में संपन्न हुई है। और क्या, कुछ दिन पहले भी मैंने बिम्स्टेक पर चर्चा की थी। क्यों चर्चा किया था मैंने कुछ दिन पहले बिम्स्टेक पर? बिम्स्टेक के चार्टर को अपनाया गया है, 20 मई को चार्टर को अपनाया गया है। मैंने मई महीने में भी बिम्स्टेक पर चर्चा की थी। क्यों किया था? क्योंकि बिम्स्टेक के चार्टर को अपनाया गया है, और उस चार्टर को अपनाने के पश्चात ये पहली बैठक थी जो नई दिल्ली में संपन्न हुई है, और इसमें इन लोगों ने बातचीत की है कि हमारे जितने भी रीजनल हमारे कॉन्फ्लिक्ट हैं, समस्याएं हैं, उसका समाधान हमें मिलकर ढूंढना चाहिए। रीजनल समस्या में सबसे बड़ा समस्या कौन सा? तो सबसे बड़ा समस्या फिलहाल में म्यांमार का समस्या बना हुआ है। ठीक है, तो ज़रा हम लोग बिम्स्टेक को देखेंगे, साथ में ये जो पोर्ट आया है, पोर्ट पर ये आया है, इसको भी ज़रा देखेंगे और समझेंगे। इसमें केवल फैक्ट नहीं याद करेंगे, समझेंगे, बियॉन्ड द फैक्ट जाकर समझेंगे कि इसका क्या महत्व क्या है, क्यों ये इतना ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है इसके लेकर, इसको भी ज़रा समझेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं। सबसे पहले कावेरी नदी, इसे तमिल में पोन्नी कहा जाता है। यह दक्षिण भारत की एक पवित्र नदी है। पवित्रता के आधार पर दक्षिण की गंगा कावेरी, लंबाई चौड़ाई के आधार पर दक्षिण की गंगा गोदावरी। यह दक्षिण पश्चिम कर्नाटक राज्य के पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कर्नाटक तमिलनाडु राज्यों से होकर दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए बड़े झरने के रूप में पूर्वी घाट से उतरकर पुदुचेरी के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। अगर भारत का मैप बनाएं तो यहाँ ब्रह्मगिरी से निकलती है, ऐसे बहते हुए तमिलनाडु में चली जाती है, और बड़ा ही शानदार और ऐतिहासिक नदी है ये। बाएं तट की सहायक नदियाँ, अब ये पूछेगा क्योंकि यूपीएससी ने पूछा, आपसे भी पूछेगा, रिवीजन करवा रहा हूँ, पढ़ाया हुआ है मैंने ये टॉपिक। बाएं तट की सहायक नदी अर्कावती, हेमावती, सिमसा, हरंगी। दाहिने तट की, बायां और दाहिना क्या होता है? जैसे नदी अगर इस तरफ बह रही है तो ये होगा इसका लेफ्ट साइड और ये होगा राइट साइड, है ना। ऊपर और नीचे से मिलने वाली नदियां भी कह सकते हैं। ये है लक्ष्मण तीर्थ, सुवर्णवती, नोइल, भवानी, कावनी और अमरावती इसके नीचे से मिलती हैं। ओके, देखिए यही है वो नदी, यहाँ से निकलती है, यहाँ पर ब्रह्मगिरी पहाड़ी है पश्चिमी घाट की, और ऐसे बहते हुए ये आ जाती है। इसमें केरल की भी कई सारी नदियाँ आकर मिल जाती हैं, इसलिए केरल भी इसके जल द्रोणी में शामिल है। गंगा नदी द्रोणी में कितने राज्य शामिल हैं? कितने राज्य शामिल हैं? भूल गए होगा आप लोग। देखो जरा गंगा नदी द्रोणी में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। क्या कोई केंद्र शासित प्रदेश भी है? दिल्ली भी तो है, दिल्ली यमुना के तट पर है, यमुना गंगा की सहायक नदी है, तो दिल्ली भी तो आ गया। नदी द्रोणी में कितने राज्य शामिल है गंगा में? जरा देखिएगा। इसमें हो गया कर्नाटक आपका, और तमिलनाडु और केरल मुख्य रूप से हैं। कावेरी के तट पर ही तंजावुर शहर भी स्थित है। शानदार सा नदी माना जाता है। पवित्रता के आधार पर इसको 2 मानसून से जल की प्राप्ति होती है। एक मानसून जो अरब सागर की मानसून होती है, जिसके माध्यम से इसको जल की प्राप्ति होती है, और एक लौटता हुआ मानसून जो तमिलनाडु में वर्षा करवाती है, उससे भी इसको जल की प्राप्ति होती है। दक्षिण भारत की सदा नीरा नदियों में से एक है ये। दक्षिण भारत में सदा नीरा नदियाँ है ही नहीं, बहुत कम है, लेकिन कावेरी नदी लगभग में सदा नीरा रहती है, 12 महीना इसमें थोड़ा बहुत जल उपलब्ध रहता है। ओके, विवाद, चूंकि कावेरी नदी कर्नाटक से निकलती है, केरल से आने वाली प्रमुख सहायक नदियों के तमिलनाडु में होकर बहती है तथा पुदुचेरी के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इसलिए इस विवाद में 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? तो पंडिचेरी। यह विवाद 150 वर्ष पुराना है। 1892 से 1924 में तात्कालिक मद्रास प्रेसिडेंसी और मैसूर के बीच मध्यस्थता के 2 समझौतों से संबंधित है ये। इसमें निहित है किसी भी निर्माण परियोजना जैसे कावेरी नदी पर जलाशय का निर्माण ऊपरी तटवर्ती राज्यों को निचले तटवर्ती राज्य की अनुमति लेना अनिवार्य बनाएगा। अब ये क्या बला है भाई? अगर कर्नाटक यहाँ डैम बना रहा है तो पहले इससे पूछेगा और पुदुचेरी से पूछेगा, तब जाके बनाएगा, है ना, तभी जाके बनाएगा, क्योंकि यहाँ पर डैम बना
बनाने से इन राज्यों के पानी कम हो जाएंगे, तो ये विवाद हो जाता है झट से इनके बीच में। कर्नाटक तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद 1974 में शुरू हुआ, जब कर्नाटक तमिलनाडु की सहमति के बिना पानी मोड़ना शुरू कर दिया और उसके पश्चात से विवाद होना शुरू हो गया। कई वर्षों के बाद इस मुद्दे को हल करने के लिए 1990 में कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना हुई। 17 वर्षों के बाद CWDT ने अंततः 2007 में एक अंतिम निर्णय लिया, जिसमें कावेरी जल को 4 तटवर्ती राज्यों के बीच विभाजित किया गया। CWDT ने फरवरी 2007 में अपना अंतिम निर्णय जारी किया और सामान्य वर्षों में 740 TMC की कुल उपलब्धता पर विचार करते हुए इसको बांटा गया। तमिलनाडु को 404 TMC, कर्नाटक 284 और केरल को 30 और पुडुचेरी को 7 TMC पानी मिलेगा। ओके, 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने कावेरी के राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिया। साथ ही बड़े पैमाने पर CWDT द्वारा निर्धारित जल बंटवारे की व्यवस्था को बरकरार रखा। इसने केंद्र को कावेरी प्रबंधन योजना को अधिसूचित करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने जून 2018 में कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण और कावेरी जल विनियम समिति का गठन कर दिया और कावेरी जल प्रबंधन योजना को अधिसूचित कर दिया, नोटिफाई कर दिया, जिसके पश्चात से सारे निर्णय अब यही लेती है। ठीक है, कंप्लीट हो गया ये टॉपिक, इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कि अडानी ग्रुप जो है उसी ने इस पोर्ट को बनाया है। देखिए, मैं आपको एक बड़ा ही अनपॉपुलर सा बात बताता हूँ। आप में से भी कई सारे लोग अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, इन सभी को अशब्द बोलते होंगे, गलत शब्द बोलते होंगे, क्रिटिसाइज करते होंगे। उन्होंने अपनी मेहनत से पैसा कमाया है। आप उनको वोट नहीं देते हैं, आप वोट देते हैं अपने सांसद को, अपने विधायक को, अपने प्रधानमंत्री को, अपने मुख्यमंत्री को। आपको सवाल इन उद्योगपतियों से नहीं पूछकर अपने अपने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों से पूछना चाहिए। एक पल को मान लीजिए कि ये उद्योगपति सरकारों को खरीद लेते हैं, तो ये आपकी चुनी हुई सरकार है जो बिक गई, तब जाकर उसको किसी ने खरीदने का साहस दिखाया। उद्योगपति देश में ना रहें तो देश की अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ पाएगी। अडानी को, अंबानी को गाली देना बहुत आसान है, उनके बाल बच्चों की शादियों में क्रिटिसाइज़ करना कि शादी क्यों कर रहे, उनका पैसा, उनकी शादी, आपका क्या जा रहा है। वो अगर देश में नहीं रहेंगे तो कितने सारे रोज़गार नहीं होंगे। गाली देना बहुत आसान है, बनना बहुत मुश्किल है। अडानी या अंबानी, है ना। तो बिजनेसमैन ज़रूरी होते हैं देश के लिए। अभी जो इतना ये क्या है, स्पोर्ट की खासियत है कि डीप सी पोर्ट है हमारा पहला, आज तक हमारी सरकारें नहीं बना पाई। डीप सी पोर्ट का तात्पर्य होता है कि बहुत बड़े जहाज़, ऐसे जहाज़ जो 100-200 जहाज़ों को लाद लें अपने ऊपर, इतने बड़े जहाज़ आज तक भारत में नहीं आ पाते थे, पहली बार आया है। इसका तात्पर्य होगा कि देश जो है हमारा वो शिपमेंट का हब बन सकता है। भारत के पास अब थोड़ा सा फैक्ट के अलावा उस पर चलते हैं, समझते हैं। देखिए ज़रा, भारत का अगर आप कोस्टल लाइन देखेंगे ऊपर से दक्षिण तक, तो बहुत ही बड़ा सा कोस्टल लाइन है हमारा। स्ट्रैटेजिक लोकेशन देखेंगे तो इधर अरेबियन कंट्री हैं, इधर दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं, इधर यानी कि अफ्रीका है और इधर दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं। उसके बीचों बीच में भारत स्थित है। लेकिन आज तक हम अपने देश में शिप कंटेनमेंट के लिए हब नहीं बना पाए। आपको ये जानकर बहुत ही ज़्यादा मायूसी होगी कि बहुत बड़े जहाज़ भारत के तटों तक नहीं आ पाते थे आज तक। उनको गहरे समुद्र में अपना जहाज़ को डॉक करना पड़ता था, वहाँ से छोटे छोटे जहाज़ पर सामान लाद कर भारत लाए जाते थे। ये अपने देश की ही बात मैं कह रहा हूँ। आपसे सवाल क्या पूछेगा कि भारत जो है कंटेनर शिपमेंट में या शिपमेंट में किस प्रकार से वैश्विक हब बन सकता है, भारत के पास क्षमताएं कितनी हैं। तो आप वहाँ पर बताएंगे कि भारत के पास क्षमता बहुत सारी है, अपॉर्चुनिटी भी बहुत सारी है। भारत ने अभी हाल ही फिलहाल में चाबहार को जोड़ा है सेंट्रल एशिया के देशों से। तो सेंट्रल एशिया के देशों को चाबहार को मुंबई से या गुजरात से, और वहाँ से पूरे देश के, पूरी दुनिया से जोड़ सकते हैं हम, क्योंकि चाबहार पर बहुत बड़े बड़े जहाज़ अभी भी नहीं जा पाएंगे। अपने देश में भी सभी जगहों पर नहीं आ पाता है। पोर्ट ऑफ कॉल के रूप में हम डेवलप कर सकते हैं। यहाँ से हम हो सकता है कि शिप को खाली करके बाई रोड हम पहुँचा दें दक्षिण एशिया या जहाँ जहाँ जो चाहें। तो यानी कि हमारे पास पोटेंशियल है। कोलंबो जो श्रीलंका का पोर्ट है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में इससे लाभ कमा रहा, हम नहीं कमा पाते थे। तो यानी कि ये अगर हुआ है कुछ तो शानदार है। विजिंजम इसको पोर्ट है, ये केरल राज्य में स्थित है, यहीं पर ये स्थित है। इसका ज़रा लोकेशन भी ध्यान में रखिएगा। और एक काम और आपको करना है, पश्चिमी घाट पर जितने पोर्ट हैं उन सभी को उत्तर से दक्षिण लगा लीजिएगा, और पूर्वी घाट पर जितने पोर्ट हैं उन सभी को भी उत्तर से दक्षिण लगा कर रख लीजिएगा। ओके,
ये आपके लिए बेहद ज़रूरी चीज़ होगा। पश्चिमी घाट जो है यहाँ पर प्राकृतिक पोर्ट बनने की संभावना अधिक होती है भारत में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गहराई अधिक है पूर्वी घाट के कंपेयर में। विशाखापत्तनम एक प्राकृतिक पोर्ट है, बाकी जो बड़े बड़े पोर्ट आपको दिखते हैं वो मैन मेड पोर्ट है, उनको बनाया गया है बाढ़ में। कटा फटा होने के कारण से, नदी डेल्टाओं के अभाव होने के कारण से पश्चिमी घाट जो अपना है, पश्चिमी का जो अपना है, वहाँ पर पोर्ट वगैरह आसानी से बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए क्या है इसी में कि ट्रांसशिपमेंट के उपयोग किए जाने वाले गहरे पानी का बंदरगाह हुआ है जो माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाले बड़े जहाज़ों को समायोजित कर सकता है। बड़े जहाज़ का तात्पर्य है इतने बड़े जहाज़ कि 100 छोटे छोटे जहाज़ों के माल अपने ऊपर लाद लें। आप इमेजिन नहीं कर सकते, बड़े जहाज़ बहुत ही बड़े होते हैं। इसमें गहरे पानी की वाहिका और वस्तुओं को चढ़ाने उतारने के एक बड़ा सा निर्धारित क्षेत्र होता है। इस बंदरगाह पर एक जहाज़ से दूसरे जहाज़ तक माल के हस्तांतरण की भी सुविधा उपलब्ध होती है। विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह परियोजना, विजिंजम इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट डीप वाटर मल्टीपर्पज सी पोर्ट केरल सरकार द्वारा शुरू की गई महत्वाकांक्षी परियोजना है। केरल सरकार द्वारा शुरू की गई थी। यह मुख्य रूप से क्रूज टर्मिनल, लिक्विड बल्क बर्थ तथा अतिरिक्त टर्मिनल की सुविधाओं से युक्त है, जिसे ट्रांसशिपमेंट एवं गेटवे कंटेनर व्यवसायिक कार्यों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया था। अदानी पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड वर्तमान में सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से बंदरगाह का विकास कर रहा है, जिसमें डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन व हस्तांतरण, डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट, ट्रांसफर ढांचे के अनुसार प्रबंधित घटक शामिल है। यानी कि इसको बनाया और अभी मैनेज कौन कर रही है? तो मैनेज कर रही है अडानी। केरल की सरकार का ये प्रोजेक्ट है। केरल की सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं, कम्युनिस्टों की सरकार है। उसने भी उद्योगपति को ये पोर्ट दिया है ना। तो थोड़ा सा सही तरीके से देखिए, राजनीति से अलग होकर देखिए चीज़ों को। जहाँ पर गलत हो वहाँ पर गलत बोलिए, लेकिन जो चीज़ गलत नहीं हो वहाँ ज़बरदस्ती कोई आदमी अमीर है इसलिए गलत हो जाएगा, ये सोच सही नहीं होता है। यह केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा। भारत के दक्षिणी तट पर इसकी अवस्थिति अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्ग तक आसानी पहुँच प्रदान करती है। यह कोलंबो, सिंगापुर, दुबई जैसे वैश्विक ट्रांसशिपमेंट केंद्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में है। इसी हिंद महासागर में सिंगापुर, जिसकी आबादी दिल्ली के किसी एक कॉलोनी जितनी नहीं है, जितना बड़ा दिल्ली का एक कॉलोनी होता उतना बड़ा देश नहीं है ये, उसने ट्रांसशिपमेंट हब डेवलप कर लिया। दुबई ने कर लिया, श्रीलंका कोलंबो ने भी कर लिया, और हम कर रहे हैं 2024 ईस्वी में, जिसमें विदेशी गंतव्यों तक कंटेनर की आवाजाही की लागत कम हो जाएगी। बंदरगाह की प्राकृतिक गहराई 18 मीटर से अधिक है। 18 मीटर काफ़ी गहरी होती है। इससे आगे 20 मीटर तक बढ़ाया जा सकता है। इस गहराई के चलते बंदरगाह पर्याप्त कार्गो क्षमता वाले बड़े जहाज और मुख्य जहाज़ों को समायोजित करने में सक्षम है। पहले चरण में प्रारंभिक क्षमता 1 मिलियन 20 फुट समतुल्य इकाई निर्धारित की गई, जिसे 6.2 मिलियन तक विस्तार की संभावना व्यक्त की जा रही है। परियोजना की प्रगति क्या है कि 5000 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे और दिसंबर 2024 तक पहले चरण तैयार हो जाने की उम्मीद है। लेकिन कल पहला जहाज़ आया है, जिसका नाम क्या है, तो उस जहाज़ का नाम भी ध्यान रखिए, क्योंकि पीसीएस वाले थोड़ा सा जहाज़ का नाम वगैरह पूछ सकते हैं। सैन फर्नांडो इसका नाम है, सैन फर्नांडो नाम है। और वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट शिपिंग कंपनी जो है उसी का ये था, और इसको हमने वहाँ पर आने दिया और इसको वाटर सैल्यूट भी दिया है हमने। काफ़ी बड़ा सा है, काफ़ी बड़ा सा ही था। इसको ज़रा ध्यान रखिएगा। केरल में विजिंजम पोर्ट, कौन सा इसका नाम में कन्फ्यूजन हो सकता है आपको। विझिंजम पोर्ट केरल में तिरुवनंतपुरम के पास में स्थित है, यहाँ पर है। ओके, चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं, बीमस्टेक पर। देखिए यही टॉपिक था कि इंडिया होस्ट बीमस्टेक फॉरेन मिनिस्ट्री एम्ड रेजिंग म्यांमार क्राइसिस। ठीक है भाई, म्यांमार क्राइसिस पर भी ध्यान में दिया गया है। यह एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है। रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि भारत में बैठक हुआ है तो सवाल पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा हो जाती है। और बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती समीपवर्ती देश जो हैं वो इसके सदस्य हैं। 7 सदस्यों में से 5 दक्षिण एशिया से हैं, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका दक्षिण एशिया के हो गए, और दक्षिण पूर्व एशिया के म्यांमार और थाईलैंड हो गया। अब इसी म्यांमार के कारण से इसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। एक चीज़ और मैं आपको दिखाऊंगा आज, तो वो क्या है, तो पहले इन सदस्यों का नाम ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकता है। इस बार जो एग्ज़ाम हुआ है किसका, तो एग्ज़ाम CPFO का, हाँ, सेंट्रल पुलिस फोर्स ऑफिसर, उसमें एक सवाल पूछा कि एशिया पैसिफिक या प्रशांत पैसिफिक था, उसमें इकोनॉमिक फोरम, उसके सदस्यों के नाम पूछ लिए थे। तो उसमें बांग्लादेश को काटने पर आंसर निकल कर आ रहा था। फिर भी मैं आपको क्या बोलूँगा कि ज़रा ध्यान से इसके सदस्यों का नाम याद रखिएगा। UPSC ने G20 के सदस्यों के नाम पूछ लिए थे,
इसलिए आपको याद रखना चाहिए इनको। ओके, याद रखना आसान है। बिम्स्टेक न सिर्फ दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच संपर्क बनाता है बल्कि हिमालय बंगाल की खाड़ी परिस्थिति को भी जोड़ता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हमारे रीजन में ऐसा सामाजिक और आर्थिक माहौल बनाना जिससे हम सब समान रूप से वृद्धि कर सकें। बिम्स्टेक की उत्पत्ति 1997 बैंकॉक घोषणा के माध्यम से अस्तित्व में आया था। प्रारंभ इसका गठन 4 सदस्य राष्ट्रों के साथ किया गया था जिनका संक्षिप्त नाम था भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और थाईलैंड। बिम्स्टेक इसीलिए इसका नाम था। प्रारंभ में 4 ही देश थे, बाद में और भी लोग शामिल होते गए। 1997 में म्यांमार शामिल होने के बाद बिम्स्टेक ईसी कर दिया गया। 2004 में नेपाल, भूटान भी शामिल हो गए तो इसका नाम बदल दिया गया, बंगाल इनिशिएटिव, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन कर दिया गया। उद्देश्य क्या है? तीव्र विकास, सहयोग, समानता, शिक्षा, विज्ञान, हर चीज़ में काम करना। सिद्धांत क्या है? समान संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करें, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में शांतिपूर्वक सह अस्तित्व यानी कि बिना लड़े झगड़े जियो और जीने दो का नारा है इसका। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या है। अगला टॉपिक है कि ओम बिरला जी ने ब्रिक्स संसदीय मंच की बैठक में भाग लिया है और ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? सेंट पीटर्सबर्ग, रूस में आयोजित किया गया है ये। अब देखिए मुझे हंसी क्यों आ रही है। ब्रिक्स के संसदीय मंच की बैठक में, संसदीय मंच वो भी किसका? तो ब्रिक्स का। ब्रिक्स के ज़रा सदस्यों के नाम देखिए, BRICS, और इसमें कुछ और भी देश शामिल हुए हैं जैसे मिस्र, इथियोपिया, ईरान और सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात का स्वागत भी किया गया है। नए सदस्य मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात में संसद नाम की कोई चीज़ नहीं है। सऊदी अरब में भी कुछ भी ऐसा नहीं है। मिस्र में संसद है, मिस्र में लोकतांत्रिक देश है। इथियोपिया में गृह युद्ध जैसी संभावना है। उसके अलावा भारत हो गया, ब्राज़ील हो गया, ब्राज़ील लोकतांत्रिक देश है। रूस का तो आप देख ही रहे कितना सुंदर लोकतंत्र है उसका। भारत संपूर्ण रूप से लोकतांत्रिक देश है। चाइना में लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं है। साउथ अफ्रीका में लोकतंत्र है। तो यानी कि ब्रिक्स जिसके सदस्यों में अधिकांश के यहाँ संसद नाम की कोई चीज़ नहीं है और वहाँ पर बैठक हो रहा है किसका? तो संसदीय मंच का। तो ध्यान में रखिएगा इसको, केवल इतना ही ध्यान में रखिएगा कि ब्रिक्स के संसदीय फोरम की बैठक सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित किया गया है जिसमें हमारे लोकसभा के स्पीकर, नए स्पीकर बनने के बाद उनकी पहली विदेश यात्रा थी। ओम बिरला जी श्रीमान वो भाग लेने के लिए गए थे यहाँ पर। और यहाँ पर बातचीत किस चीज़ पर किया गया कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, विश्व व्यापार संगठन जो है, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इन सभी क्षेत्रों में ब्रिक्स जो है वो आपस में सहयोग करते हुए आगे बढ़े क्योंकि सभी देश समान हितों के साथ इन मंचों पर इकट्ठा हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए इन सब चीज़ों पर बातचीत हुई वहाँ पर। और हमारे यहाँ से कौन गए थे भाग लेने? तो अपने गए थे कौन? तो रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ, ओम बिरला जी भाग लेने गए थे। 10वां ब्रिक्स संसदीय फोरम था ये, 10वां ब्रिक्स संसदीय फोरम था ये। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। हम लोगों ने, मैंने कि आपने, मैंने, हमने अपने जीवन में वो पीरियड भी देखा है जब फ़ोन नहीं हुआ करता था, टेलीफोन नाम की कोई चीज़ नहीं हुआ करती थी। हमने वो भी पीरियड देखा है जब कोरोना आया, महामारी भी देख ली है हमने। हम एक और चीज़ देखेंगे, वो है पृथ्वी का लगभग विनाश। वो भी दिखाऊंगा मैं क्यों। हो सकता है विनाश ना हो लेकिन 2% चांस है कि निपटा दिया जाएगा और हाल फिलहाल में ही 5 वर्ष से बाद भी आपको देखने को मिलेगा। इंदौर टू क्रिएट रिकॉर्ड बाय प्लांटिंग 51 लाख ट्री, इसका इंदौर का नाम ध्यान में रखिएगा। 51 लाख ट्री प्लांट करके इंदौर ने रिकॉर्ड बनाया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड। ब्रिटिश काउंसिल ने एक नया शुरू किया है, क्लाइमेट चेंज टू यूथ, यानी कि इसको कहा जाता है क्लाइमेट स्किल। क्लाइमेट स्किल ब्रिटिश काउंसिल ने इसको शुरू किया। पीटी फैक्ट हैं सारे के सारे, मुख्य टॉपिक पर भी चलेंगे हम। क्लाइमेट स्किल नामक एक प्रोग्राम शुरू किया ब्रिटिश काउंसिल ने जिसमें भारत, इंडोनेशिया मुख्य रूप से इनके यूथ को ट्रेंड करना है। एपोफिस क्षुद्रग्रह, ये क्षुद्रग्रह जो है, एपोफिस का तात्पर्य होता है अंधकार और डिस्ट्रक्शन का देवता। तो ये अंधकार और डिस्ट्रक्शन के देवता के नाम पर इस क्षुद्रग्रह का नाम रखा गया, एपोफिस क्षुद्रग्रह। एपोफिस क्षुद्रग्रह जो है ये पृथ्वी के निकट से, अब तक के जितने क्षुद्रग्रह गुजरे हैं उनमें सबसे निकट से 2029 के अप्रैल महीने में गुजरेगा। ये कौन सा ईयर चल रहा है ये? यानी कि भारत में इलेक्शन चल रहा होगा उस समय, जिस समय ये पृथ्वी से टकरा सकता है। बहुत बड़ी मात्रा में प्रोबेबिलिटी है कि ये टकराएगा। 2% की प्रोबेबिलिटी। आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी क्षुद्रग्रह का 2% की हो वही कि टकराने का चांस है।
इसका नाम एपोफिस क्षुद्रग्रह रखा गया है, इसीलिए रखा गया है, नहीं तो क्षुद्रग्रहों का नाम चिड़ियाओं के नाम पर रख देते थे, खुशी के नाम पर रख देते थे, हर्षो उल्लास के नाम पर। इसका नाम इसीलिए इस प्रकार का रखा गया ताकि लोगों में एक जागरूकता हो। विश्व के जो बड़े बड़े स्पेस के ऑर्गेनाइजेशन हैं, चाहे वो नासा हो या इसरो हो, आज ये न्यूज़ क्यों था? न्यूज़ इसलिए था कि इसरो की इसमें क्या भूमिका होगी, इस क्षुद्रग्रह जो टकराएगा तो इससे संबंधित इसरो की क्या भूमिका होगी, इसरो क्या कर रहा है इसको लेकर। देखिए क्या लिखा हुआ, एपोफिस पृथ्वी के निकट एक क्षुद्रग्रह है जिसका आकार तुलनात्मक रूप से काफ़ी बड़ा है, लगभग में 335 मीटर है, आधा किलोमीटर से कुछ ही कम है इसका लंबाई चौड़ाई। ये बड़ा इशू नहीं है इसका लंबाई चौड़ाई, इसकी रफ्तार इसका इशू है, बहुत तेज़ गति से ट्रैवल करता है। इसके टकराने पर बहुत बड़े बड़े परमाणु बम के टकराने जितनी शक्तियाँ होती हैं। 2004 में खोजे गए इस क्षुद्रग्रह का नाम अराजक और अंधेरे के प्राचीन मिस्र के देवता के नाम पर रखा गया है, एपोफिस। इसकी खोज के बाद नासा ने घोषणा की थी कि यह क्षुद्रग्रह उन क्षुद्रग्रहों में से एक है जिसके कारण पृथ्वी के समक्ष बड़ा खतरा मौजूद है। और हमारे जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं वो 32,000 किलोमीटर के ऊपर स्थित होते हैं, 32,000 किलोमीटर के आसपास में होते हैं। ये उन कम्युनिकेशन सैटेलाइट के नीचे से गुजरेगा। आज तक जितने क्षुद्रग्रह वगैरह गुजरे हैं वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट से काफ़ी दूर होते हैं, ऊपर होते हैं, बहुत दूर होते हैं, पृथ्वी से छोटा सा दिखाई देते हैं। ये हमारे सैटेलाइट के नीचे से गुजरेगा, ठीक है, 5 वर्षों के पश्चात। कहाँ होंगे 5 वर्षों बाद आप? चलिए देखिए, एपोफिस वर्ष 2029 में और वर्ष 2036 में या 2068 में 3 बार चांस बन रहा है कि वर्ष 2029 में नहीं टकराया तो 2036 में, और नहीं टकराया तो 2068 में। तीनों में से कभी भी टकराएगा, आप भी देखेंगे और मैं भी देखूंगा, है ना, अगर स्वस्थ रहे सब लोग तो। पृथ्वी के करीब आने की भविष्यवाणी की, किंतु बाद में नासा ने इस आकांक्षाओं को खारिज कर दिया था। ये पहले का है, अभी दुनिया भर में सबसे बड़ा चिंता का विषय यही बना हुआ है। हालांकि वर्ष 2068 में इसके पृथ्वी करीब से गुजरने या टकराने की आशंका बनी हुई है। हाल ही 5 मार्च 2021 को यह क्षुद्रग्रह पृथ्वी से लगभग 17 मिलियन किलोमीटर की दूरी से गुजरा। 5 मार्च 2021 को पृथ्वी के आसपास से चक्कर लगा रहा है इस प्रकार से ड्राम, है ना। तो 5 मार्च 2021 को 17 मिलियन किलोमीटर दूर था। 5 साल के पश्चात ये कितना पर आ जाएगा? 32,000 किलोमीटर से कम दूरी पर आ जाएगा। हमारे सैटेलाइट से नीचे से गुजरेगा ये। 2% चांस है 2029 का। इस दौरान वैज्ञानिकों ने सूर्य के चारों ओर क्षुद्रग्रह की कक्षा के बारे में विस्तार से अध्ययन करने के लिए रडार अवलोकन किया है। या अगर ये चक्कर लगाते हुए कहीं पर टकरा गया किसी और चीज़ से तब तो कोई बात नहीं। यदि यह पृथ्वी से टकराता है तो एस्टेरॉयड वुड हिट विथ 1,20,000 किलो टन्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। आप समझ रहे हैं, 1,20,00,000 लिखा हुआ है, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी। फॉर कंपैरिजन 15 किलो टन TNT का हिरोशिमा में बम गिरा था। 15 किलो टन का हिरोशिमा में बम गिरा था। उसको आप यहाँ पर ये 1,20,00,000 इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो उतना TNT का काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस करेगा, प्रोड्यूस करेगा। ये लगभग में एक देश को निपटा देगा, ये कुछ भी नहीं बचेगा वहाँ पर। डायनासोर जब समाप्त हुए थे तब इसी तरह के क्षुद्रग्रह पृथ्वी से टकराए थे। ओके, क्षुद्रग्रह की परिचय। क्षुद्रग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले छोटे चट्टानी पदार्थ होते हैं। क्षुद्रग्रह सूर्य द्वारा सूर्य की परिक्रमा ग्रहों के समान ही की जाती है, लेकिन इसका आकार ग्रहों की तुलना में बहुत छोटा होता है। इन्हें लघु ग्रह भी कहा जाता है। नासा के अनुसार ज्ञात क्षुद्रग्रहों की संख्या तकरीबन 9,94,383 है, जिनका निर्माण 4.6 अरब वर्ष सौरमंडल के निर्माण के पूर्व जो ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था उस समय हुआ था। पहला समूह होता है मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच मुख्य क्षुद्रग्रह बेल्ट में मौजूद क्षुद्रग्रह होते हैं। दूसरा होता है इसमें वो ट्रोजन क्षुद्रग्रह शामिल होते हैं जो एक बड़े ग्रह के साथ अपनी कक्षा को साझा करते हैं, जिसमें बृहस्पति, नेपच्यून और मार्स ग्रहों के आसपास हैं। 2011 में नासा ने पृथ्वी के ट्रोजन क्षुद्रग्रह की भी सूचना दी थी। कुछ हमारे पीछे पीछे भी ट्रोजन क्षुद्रग्रह घूमते हैं, छोटे होते हैं ये। तीसरा समूह जिनमें नियर अर्थ क्षुद्रग्रह शामिल होते हैं, जिनकी कक्षा पृथ्वी के पास से गुजरती है। ये क्षुद्रग्रह जो पृथ्वी कक्षा को पार करते हैं और इन्हें अर्थ क्रॉसर भी कहा जाता है। अब तक कुल 10,000 से अधिक नियर अर्थ क्षुद्रग्रहों के बारे में सूचना प्राप्त हुई है। 1400 से अधिक को संभावित खतरा क्षुद्रग्रहों में वर्गीकृत किया गया है और एपिफोस उसी में से एक है जो कितना TNT 1,20,00,000 किलो टन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। अगर ये टकराता है तो 3.2 माइल्स का एक क्रेटर बना देगा। 3.2 माइल का एक क्रेटर बना देगा, गड्ढा बना देगा।
3.2 माइल का क्रेटर बनता है, तो आप समझ जाइए। ठीक है, कोई बात नहीं, डरा नहीं रहा हूँ, आपको पढ़ाना था मुझे, तो इसको भूलिएगा मत। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का।